जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये लाभ हानि का लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम लोग लाभ हानि से रिलेटेड जो अनुपात वाले प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए वीडियो। ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन देखो किस तरीके का है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। 14 ग्राम के एक हीरे का मूल्य इतना है। यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई? हानि मतलब उसके दाम के सेंस में, उसके वजन के सेंस में नहीं। वजन तो भाई 14 ग्राम का था, टूट के 5 ग्राम और 9 ग्राम में टूटेगा तो वजन तो कमेगा नहीं। कमेगा क्या? दाम। ठीक है। तो देखो, ध्यान से समझना है इसको किस तरीके से करना है। जैसे अनुक्रमानुपाती का मतलब हम लोग जानते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जब भार था 14 ग्राम, भार था 14 ग्राम, तो इसका जो मूल्य है, इसका जो मूल्य है वो इसके भार का वर्ग मतलब 14 के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। मतलब इसका कुछ गुना होना चाहिए, मतलब 14 स्क्वायर के होना चाहिए। अब आप बोलेंगे के कहाँ से आ गया सर? तो देखो, मूल्य जो होता है, मूल्य, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती जिसको कहते हैं। ठीक है, ये भार का वर्ग 14 के वर्ग के कुछ गुना के बराबर है। तो जब इस समानुपाती के चिन्ह को तोड़ा जाता है तब वहां पर आता है क्या? कोई अनुपातिक गुणांक। तो मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 14 का वर्ग गुना के। ऐसा हम लोग मान लिए कि यहां पर के अनुपातिक गुणांक रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया मूल्य जब जब वजन 14 ग्राम था। ठीक है, अब ये 14 ग्राम जो है वो 5/9 में टूट गया, तो एक जरूर 5 ग्राम रहा होगा और एक जरूर 9 ग्राम का टुकड़ा बना होगा। तो जब 5 ग्राम होगा तो मूल्य क्या हो जाना चाहिए भाई? मूल्य हो जाना चाहिए 5 का वर्ग इंटू के, और 9 ग्राम है तो मूल्य हो जाना चाहिए 9 का वर्ग इंटू के। ठीक है, अब 5 का वर्ग इंटू के का मतलब क्या है? 25 के, और 9 का वर्ग इंटू के का मतलब क्या है? 81 के। और पहले वाला जो ये 14 का वर्ग था, 14 का वर्ग क्या होता है? 196 के। तो यहां पर यही देखना है कि कितने की हानि हुई। तो भाई 25 और 81 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 106 के, है ना। 25 और 81 कितना होता है? 106। तो 106 के। अब 196 के पहले मूल्य हो रहा था, अब 106 के मूल्य हो रहा है। तो यहां पर कमी निकाल देना बहुत आसान है। देखो, इसमें जो मूल्य दिया हुआ है 2560 रुपए, अगर उसको इस्तेमाल करने लगोगे तो पूरे तरीके से फंस जाओगे, कभी कैलकुलेशन आसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पे उसका जरूरत ही नहीं है। 196 में से 106 घटाओ। ठीक है, तो कितने की कमी हो गई भाई? 90 के की कमी हो गई, है ना। 90 के की कमी हो गई, गुना 100 और बटा में जो प्रतिशत हानि पूछा जा रहा है, तो ये तो हमेशा पहले वाला मूल्य जो रहेगा 196 उसी के हिसाब से प्रतिशत निकलेगा, है ना। प्रतिशत में भी आप लोग को बताया कि प्रतिशत जो निकालते हैं हमेशा पुराने वाले के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो के से के खत्म हो गया। अब यहां पर देखो यहां पर अगर आप मान लो, अगर आप मान ले कि यहां पर 196 4 से कटता है, ठीक है, तो कटता है, लेकिन अगर हम लोग 100 को काट के फिर 25 बना देंगे तो वो और गुना करने में मुसीबत होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? देखो, सीधे 196 से ही हम लोग भाग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 196 काट कूट में समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 गुना 100 करना बहुत आसान है, 9000 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 19 25 95 होता है, तो 5 बार में तो लगा नहीं। 19 चौका 76, 6 चौका 24, बाकी 2, 19 चौक 76, 77, 78। ठीक है, यहां पर हम लोग घटाएंगे तो 16, 116 नजर आया, 0। ठीक है, तो 4 से शुरू होने वाला 2 ऑप्शन है, 2 और 3। अब देखो 116 या 19 25 95, 19 छक 114, तो यहाँ 6 बार में हम लोग अगर करेंगे
तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि 114 के बाद 20 ही तो बच रहा है और 6 छक्का 36 होता है, तो 46 बार में थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो 46 से थोड़ा कम वाला उत्तर होना चाहिए, मतलब 3 नंबर, है ना। लगा के भी देख सकते हो, 5 बार में ये लगेगा, 6 पचे 30 का 0 बाकी 3, 19 पचे 95 और 3 98, ठीक है। अब यहाँ 0 से 0 घट गया, 16 में से 8 गया 8, और ये 10 में से 9 गया 1, 180, ठीक है। अब आगे फिर और फर्दर लगेगा भाग इसमें, तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादा पूरा भाग लगा के दिखाने का जरूरत नहीं है कि भाई हमको आता है भाग लगाना, ठीक है। आपको आंसर लाने से मतलब रखना चाहिए एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का है कि एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने कुछ चावल 20% के लाभ पर बेच दिया, शेष चावल 5% की हानि पर बेच दिया, पूरे सौदे में उसको 15% का लाभ हुआ, ठीक है। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या है, ठीक है। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 20% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा से क्या अनुपात है, ठीक है। तो देखो जो चावल 20% लाभ पर बेचा, ठीक है, दो तरह से बेचा गया, दो तरीके से बेचा गया। पहले चावल बेचा 20% लाभ पर, तो भाई 20% लाभ पर बेचने में क्या होगा, 120% दाम हो जाएगा। फिर 5% हानि पर बेचा, तो 5% हानि पर बेचने में क्या होगा, 95% होगा, ठीक है। और उस पूरे सौदे में 15% लाभ हुआ, मतलब कितना, 115% हो जाएगा पूरे सौदे का जो लाभ के साथ मूल्य होगा, है ना। अब देखो 120 में से 115 घटाओगे तो क्या आएगा, 5। 115 में से 95 घटाओगे तब क्या आएगा, 20, ठीक है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि अनुपात कितना आ रहा है भाई, 20:5, तो 5 से अगर 20 को काटोगे तो आएगा 4, मतलब 4:1 के अनुपात में उसका पूरा व्यापार हुआ। और ये 4:1 कौन सा अनुपात है, तो देखो ये जो पहला वाला था वो 20% लाभ वाला था, ठीक है, 20% लाभ वाला, और दूसरा जो बिक्री था वो 5% हानि पर था। तो यहां पर यही तो पूछा जा रहा है कि 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 20% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा से क्या अनुपात है। तो पूरा सवाल बनाए, 4 अनुपात आया और देख के हड़बड़ा के ऑप्शन नंबर 2 उत्तर कर दिए, तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आप खुशी खुशी घर पे आएंगे कि बना के आए हैं, लेकिन जब आंसर की मिलाएंगे तब गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा पहले है और लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा बाद में है। तो हानि वाला हिस्सा है 1, लाभ वाला हिस्सा है 4, मतलब उत्तर क्या होना चाहिए, 1:4। हानि वाला बात पहले हो रहा है, लाभ वाला बात पीछे, इसलिए, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। आया बात समझ में। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो भाई कर लो। क्या है, 20% लाभ और 5% हानि, तो 5% हानि को -5 हम लोग लेंगे, और टोटल क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। तो आप इसको भी घटा के बना सकते हैं कि 20 में से 15 गया 5, और इस 15 में से -5 जाएगा तो 20 आएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो फिर वही 4:1 निकल के आएगा, और उल्टा करोगे तो 1:4 होगा। तो जैसे आप बनाना चाहें वैसे बना लीजिए, कैलकुलेशन दोनों में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी लेन देन में, देखो जो भी क्वेश्चन मेरे रहते हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग हमेशा वीडियो को पॉज करके जरूर उसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। खुद से भी बनाइए, फिर मेरे मेथड से भी देखिए कि मतलब इस तरीके से ट्राई किया था कि नहीं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस पर पहले अपना दिमाग लगाएं, उसके बाद सीखें कि और भी तरीके क्या है, ठीक है। तभी दिमाग लगाने के लिए और इसको बनेगा कि कैसे कैसे हम लोग सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है, ठीक है। लागत पर 400% मुनाफा, बात समझ में आ रहा है। और यदि लागत 100% बढ़ जाती है, विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता। देखो लागत जो है सीपी, लागत मूल्य मैंने क्या, क्रय मूल्य, है ना। तो भाई
CP SP इधर प्रॉफिट। अगर क्रैमुल 100 रुपया रहा होगा किसी का तो मुनाफा 400% है। 400% का मतलब होता है 4 गुना। तो 400 रुपया मुनाफा, 100 रुपया का चीज है, 400 रुपया मुनाफा कमा रहा है तो 500 में बेच रहे हैं। ठीक है, सीधे 5 गुना हो जा रहा है मूल्य। तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया। क्रैमुल में लाभ जोड़ा, विक्रयमूल मिल गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि यदि लागत 100% बढ़ जाए तो भाई लागत कितना हो जाए, सीपी हो जाए 200, और बोलता है कि विक्रयमूल में परिवर्तन ना हो तो विक्रयमूल रहेगा 500। तो नया लाभ और विक्रयमूल के बीच का अनुपात क्या होगा? तो भाई अगर 500 है विक्रयमूल और लागत मूल्य है 200 तो लाभ जरूर 300 होना चाहिए, है ना। तो नया लाभ और विक्रयमूल के बीच का अनुपात पूछा जा रहा है तो 3:5 दिख रहा है। 300 और 500 का कोई अनुपात करेगा तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 3:5 नजर आएगा। तो कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी को अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है। ठीक है, अंकित मूल्य का 4/5 पर बेचा तो 4% की हानि हो गई। ठीक है, तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात क्या होगा? देखो ऐसे ही भिन्न पे भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि इस 4/5, ठीक है 4/5, ये कहा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य मैंने क्या होता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है, जो दाम लिखा हुआ रहता है किसी प्रोडक्ट पे। मान लो 500 रुपया लिखा हुआ है तो 500 का 4/5, 100 रुपया लिखा हो तो 100 का 4/5। ठीक है, तो अंकित मूल्य का 4/5 पर बेचा तो ये होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर इस मार्क प्राइस को कोई मान ले कि 100 रुपया लिखा हुआ था तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 100 गुना 4/5। 5 से 100 कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। 20 चौका 80, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80। विक्रय मूल्य हो गया 80। अब बोल रहा है 80, अब बोल रहा है क्या कि 80 रुपए पे बेचने पे 4% की हानि होती है। ठीक है, तो भाई क्रयमूल्य निकालने के लिए, क्रयमूल्य निकालने के लिए विक्रयमूल्य गुना 100 बटा में 100 घटाओ हानि प्रतिशत किया जा सकता है, मतलब 96। ठीक है, 100 घटाओ हानि प्रतिशत, 4% की हानि हो रही है। तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात क्या होगा? अंकित मूल्य क्या था, 100 माना हुआ था, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात, मार्क प्राइस और क्रयमूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका अनुपात क्या होगा भाई? तो अंकित मूल्य था 100 और क्रयमूल्य मतलब सीपी था 80 गुना 100 बटा में 96। ठीक है, अब देखो ये 100 से 100 तो कट गया और ये 96 ऊपर जाएगा। ठीक है, या फिर काट लो इसको पहले ही, 96 हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, 16 छक 96 होता है, तो 16 पचे 80 और 16 छक 96, ये 6 ऊपर अगर चला जाए तो 6/5 नजर आएगा, मतलब आंसर हो गया 6:5, 6:5। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन सवाल था जिसको कि ये भी पूछा हुआ है, ये आरआरबी का है, पीछे सब सीजीएल के पूछे हुए क्वेश्चन थे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि डी और ई के को एक मेज 30% के लाभ पर बेचता है। डी ई को एक मेज 30% लाभ पर बेचता है, ई उसे एफ को 30% हानि पर बेचता है। तो डी तथा एफ के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो देखो बहुत आसान है, डी, ई और एफ 3 लोग हैं। ठीक है, एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। डी ई को 30% लाभ पर बेचता है, तो डी का क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा। डी का क्रय मूल्य, डी ने 100 रुपये में अगर खरीदा होगा मेज को, तो ई को 30% लाभ पर बेचना है। तो 100 से 30% लाभ, तो 100 का 30% होता है 30, तो 30% लाभ के साथ 130 हो जाना चाहिए, है ना। देखो अब चूंकि 8वां लेक्चर है और काफी बार आप लोग को बताया जा चुका है किस तरीके से लाभ जोड़ना है, किस तरीके से हानि कम करना है,
ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सीधा कर दे रहे हैं। अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि अब समझ में आने लगा होगा। जो लोग रेगुलर इस सीरीज को देख रहे हैं बहुत आसान लग रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो डी जो है 30% लाभ पर ई को बेचा और ई फिर 30% हानि पर बेचता है एफ को। तो ई कितने में बेचेगा भाई? 130 का 30% हानि, मतलब 70/100 में। 30% हानि का मतलब क्या है? 70/100, क्रैमुल का 70/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो इधर उड़ गया, कितना गया? 13 सते 91। तो भाई देखो, डी का क्रैमुल था 100 रुपया, ये तो बेचा, ये ई का क्रैमुल है, और एफ खरीदा 91 रुपया में, तो ये एफ का क्रैमुल है। तो यहां डी और एफ के क्रैमुल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो डी का क्रैमुल था 100, एफ का क्रैमुल निकल के आ गया 91। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो कितना आसान सवाल है, ठीक है। मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड नहीं लगेगा इन सब क्वेश्चंस को करने में, अगर आपको सही पता हो कि क्वेश्चन में लिखना कितना है। अब पूरा फॉर्मूला लिख लिख के बनाते रहेंगे तो उतना समय होता नहीं है भाई मेरे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हर सेकंड बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विक्रैमुल का क्रैमुल से 21:16 का अनुपात है, लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, विक्रैमुल बटा क्रैमुल, ठीक है, कितना है भाई? 21/16। तो भाई जब अनुपात में दिया रहता है डाटा, ठीक है, और आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, तो फिर आप सीधे अनुपात वाले चीजों को ही मान सकते हैं और आंसर आ जाएगा। मतलब विक्रैमुल मान लो 21 और क्रैमुल मान लो 16, तो लाभ कितना हो जाएगा भाई? प्रॉफिट सीधे कर लो, 21 घटाओ 16 मतलब कि 5, है ना। और प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 5 गुना 100/16, ये होगा प्रॉफिट परसेंट। 5 से अगर काट लेंगे तो 100 आएगा 25 बार में, 16 कटेगा 4 बार में, मतलब ये 4 है, मतलब 4 से भाग देना होगा, 25 बचे 125 में। बहुत आसान है, देखने में ही नजर आ रहा है कि 31 से कुछ ज्यादा होना चाहिए। 30 बार में 120 आता है, आप लगा के भी देख सकते हैं। 4 थिया 12, खत्म हो गया, 5 उतरा तो 4 एकम 4। 31 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, इससे ज्यादा आगे बनाने का जरूरत है नहीं, ठीक है। मन हो तो पूरा भाग लगा के भी आप देख सकते हैं, लेकिन उतना ही काम करना है जितने से अपना उत्तर आ जाए और काम बने, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर लाने से मतलब रखना चाहिए, बना के तो दिखाना होता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ एक और बेहतरीन सवाल लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, मेरे लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है वही सब में से एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये 100% तय है, उससे इधर उधर नहीं आएगा। क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर होते हैं, एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से तैयार किए हुए होते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।